नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं अवनीश सर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों भारत का भूगोल ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हिंदुस्तान की कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो उसमें झमाझम इससे क्वेश्चन बनते हैं। वो चाहे भारत की स्थिति हो, मृदा हो, नदियाँ हो या मौसम संबंधित जानकारी हो, सारा चैप्टर भारत के भूगोल से संबंधित है और इसमें हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आप इसको साथ ही साथ रिटेन करते चलेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल। जैसा कि पीछे आप हेडिंग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे कि भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल की स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या इसकी रूपरेखा होती है। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल में कि भारत की स्थिति एवं महत्व। भारत की स्थिति एवं महत्व क्या है, भारत की स्थिति, कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनने की अगली संभावना होती है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या कैसे इससे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति दो तरीके से ज्ञात की जा सकती है। कैसे कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो पहला है आपका विश्व में भारत की क्या स्थिति है, और दूसरा जो है ये महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। यानी कि महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है और विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो भारत में अगर विश्व की हम बात करें तो विश्व में भारत की स्थिति जानने के लिए पहले हम लोग को दो तरीके से गुजरना पड़ेगा। पहला क्या तरीका है उसका, तो भारत की विश्व में भारत की भारत की अक्षांशीय स्थिति, और दूसरा है जो दोस्त वो है भारत की देशांतरीय स्थिति। भारत की देशांतरीय स्थिति। ध्यान रखिएगा दोस्त, भारत की स्थिति जानने के लिए दो पहलुओं का पर हम लोग विचार करेंगे। एक है कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, दूसरा महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। और आप जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में भारत की अक्षांशीय स्थिति और विश्व में भारत की देशांतरीय स्थिति, इन दो पहलुओं पर अगर हम बात करेंगे तो हमको एक ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। ग्लोब का क्यों सहारा लेना पड़ेगा? तभी हम समझ पाएंगे कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है और भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं भारत की ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। ये हम लोग का हेडिंग है, भारत की ग्लोब पर अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। आप जानते हैं कि ग्लोब जो पृथ्वी का नमूना होता है, पृथ्वी का नमूना कह लीजिए, पृथ्वी का हम शक्ल कह लीजिए। ये जो पृथ्वी का नमूना है ग्लोब, ये ग्लोब पहली बार हम लोग के समक्ष 1492 ईस्वी में जर्मनी के खगोलविद थे, जर्मनी के खगोलवेत्ता मार्टिन बेहम ने
पहली बार हम लोग के समक्ष ग्लोब पेश किया था, पहली बार हम लोग के सामने ग्लोब आया था, पृथ्वी का हम शक्ल, पृथ्वी का नमूना पेश किया था। ये मार्टिन बेहम जो कैप्लर हैं और कापरनिकस हैं, तो कैप्लर और कापरनिकस के जो गणितीय आधार पे उन लोग की गणना थी, उसी आधार पे इन्होंने ग्लोब बनाया था और ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारी पृथ्वी क्या है, तो वो गोलाकार है, अंडाकार है। अब बात क्या आती है दोस्त, इसको हम लोग समझते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ग्लोब हम लोग के समक्ष पहली बार कब सुर्खियों में आया था, तो 1492 ईस्वी में जर्मनी के एक खगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने ही पहली बार ग्लोब हम लोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। अब हम लोग हेडिंग जो डाले हैं, भारत की ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, तो इसके लिए हम लोग ग्लोब का सहारा लेंगे और ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, ग्लोब है, पृथ्वी का एक नमूना है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्त। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, ऐसे मैं खींच दे रहा हूं, ये 4 दिशाएं होती हैं, एक पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर जो होता है ये उत्तर, और नीचे जो होता है ये दक्षिण। ध्यान रखिएगा दोस्त, दिशाओं में कई बार आप दिक्कत में पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता है। तो जिस हाथ में मार्कर आपको दिख रहा है, ये कौन सी दिशा है, अर्थात दाहिने हाथ से मैं लिखता हूं और दाहिने हाथ से लिखने की वजह से मार्कर हमारा दाहिने ही हाथ में है, तो दाहिने हाथ के समक्ष पूर्व दिशा होती है, इसके जस्ट अपोजिट ये बायां हाथ है, और बाएं हाथ के तरफ कौन सी दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा होती है। सर के तरफ उत्तर और पैर के तरफ कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा होती है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि दाहिने हाथ के तरफ पूर्व दिशा, बाएं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा, सर के तरफ उत्तर दिशा और पैर के तरफ दक्षिण दिशा। अब जब हम लोग ग्लोब का सहारा लेते हैं दोस्त, ये जो ग्लोब है इसका जब हम लोग सहारा लेते हैं, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, ऐसे जो पूरब से पश्चिम, पहले तो समझ लीजिए, यहीं पे समझा दे रहे हैं आपको, जो ऐसे क्षैतिज रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाती हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम के तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांशीय रेखा। अर्थात जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं ऐसे पृथ्वी पे, यानी कि समानांतर रेखाएं खींची जा रही हैं, इसे हम लोग कहते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, उसे हम लोग कहते हैं अक्षांशीय रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांशीय रेखा। और जो ऐसे लंबवत रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, ऐसे ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत जो रेखाएं खींची गई हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर, देशांतर रेखा। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपको पूछ सकता है, देशांतर रेखा को याम्योत्तर, याम्योत्तर, याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। कई बार पूछ दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, केवल अमूमन हम लोग देशांतर देशांतर पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। वो जानते हैं कि इनको जानते हुए इनको फंसा देना है, तो हम लोग अमूमन देशांतर रेखा पढ़ते हैं और वहां इसकी भाषा चेंज करके लिख देगा याम्योत्तर रेखा। तो आप कहेंगे थोड़ी सी अगर नहीं जानते हैं तो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वैसे अमूमन लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ जो कोणात्मक दूरी अक्षांशीय रेखाओं की होती है, कौन सी रेखा होती है? अक्षांशीय रेखा। और जो लंबवत ऊर्ध्वाधर खींची जाती है जो रेखा, उसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा या याम्योत्तर रेखा। अब बात क्या आती है दोस्तों, ये पृथ्वी है, ग्लोब है, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, उसे हम लोग कहते हैं, इसको हम मिटाएं और आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, पहले इसको लिखना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको भी सुनते चलिएगा दोस्त, और अगर आप संभव हो तो उसको रिटेन भी करते चलिएगा, क्योंकि जब रिटेन करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट आज क्लियर होने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपके भाषा में मैं पढ़ाने वाला हूं। दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दिया करिएगा, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा कि मैं आपका वीडियो देखता हूं। दोस्तों, ये काफ़ी छोटा यूट्यूब चैनल है और आपके थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा आप इसको शेयर करेंगे तो हमारा रीच बढ़ेगा और ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर ये चैनल ग्रोथ करता रहा, ऐसे आपका प्यार मिलता रहा, तो बहुत जल्द ही मैं डिजिटल बोर्ड से आपको सारा मटेरियल परोसने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्द होने वाला है दोस्त, क्योंकि मैं उस कोशिश में लगा हूं। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ध्यान से समझिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा का एक और नाम है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा का भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब बीचों बीच में, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे ही हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। तो एक 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरी जो रेखा है वो भूमध्य रेखा, और तीसरी जो इसका नाम है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो आप याद रख सकते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? तो 3 नामों से जानते हैं। कौन कौन से 3 नाम है दोस्त? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती क्या है? तो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त कर देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपरे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं दोस्त? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ऊपरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अभी जब हम आपको नक्शे से समझा रहे थे दोस्त, तो अभी बताए थे, हो सकता है आप फिर भूल गए हों, दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है? पूरब। बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। और सर की तरफ कौन सी दिशा? उत्तर। और पैर की तरफ दक्षिण। तो ऊपर ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अमूमन ऐसे कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, कोई एक नाम दे देगा। तो ऊपर वाला भाग कौन सा है? ये उत्तर दिशा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध बन गया, और ये जो नीचे वाला गोलार्ध है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब बात क्या आती है, इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं। डीप नहीं है दोस्त, आराम से समझिएगा, आपकी भाषा में हम समझाएंगे और पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब ये तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा हो गई। अब 1-1 डिग्री पर 1-1 रेखाएं खींची जाती हैं। कितने डिग्री पर? 1 डिग्री पर 1 अक्षांश रेखा खींची जाती है। तो 1 डिग्री पर 1 रेखाएं खींची जाती है। तो मान लीजिए यहां से हम एक रेखा खींच दिए, फिर मान लीजिए कि मैं यहां से एक रेखा खींच दिया। ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में ऐसे ऐसे रेखाएं बहुत खींची गई हैं, लेकिन उस रेखा को यहां थोड़ा सा अगर हम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1-1 डिग्री में बहुत रेखाएं आ जाएंगी। तो देखिए, एक रेखा, 3 रेखा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखते हैं हम लोग कि देखिए, 2 रेखा मैं उत्तरी गोलार्ध में खींचा हूं। ये जो रेखा है ये 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 डिग्री पे, यानी कि 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग कहते हैं कैंसर लाइन, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। इसके ऊपर एक रेखा यहां खींची गई है, इसे हम लोग कहते हैं कितने डिग्री पे ये रेखा खींची गई है? तो 66 सही 1/2 डिग्री पे, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक। ध्यान रखिएगा दोस्त, जगह कम है, आर्कटिक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। कितने डिग्री पर? तो 66 सही 1/2 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची गई है उसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। अब स्वयं नीचे आते हैं दोस्त, और सेम प्रोसेस यहां भी दो हम रेखा आपको खींचते हैं, दो रेखा आपको खींचते हैं। 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा दोस्त? मकर रेखा। तो आपसे पूछ देगा कितने डिग्री और किस गोलार्ध में मकर रेखा खींची जाती है, स्थित है, तो आप कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। उसके बाद दोस्तों 66 सही 1/2 डिग्री पर, 66 सही 1/2 डिग्री पे कौन सी रेखा खींची गई है? तो अंटार्कटिक रेखा खींची गई है। अंटार्कटिक रेखा खींची गई है। ये जितनी ग्लोब पर आप रेखाएं देख रहे हैं ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ये केवल अक्षांशीय रेखा की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देशांतरी रेखा को भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप छोटे थे तो छोटे जो थे तो आप सुनते हुए आ रहे हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आप अमूमन सुने होंगे। तो आप अपने ब्रेन का सहारा लेते हुए, और अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो आप बताइएगा कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो आप अगर समझ पा रहे हैं हमारी बातों को तो आप कहेंगे कि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत यहीं पर स्थित है। कहां पर स्थित है भारत? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है वो किस गोलार्ध में है? तो गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और इसी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है दोस्त? तो ये कर्क रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब एक बात आती है कि ये हम लोग पढ़ लिए कि 66 से 1/2 उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा, 66 से 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा। यहां पे आपके दो गोलार्ध मिलेंगे। यहां पे एकदम शिखर बिंदु पे आपको दो गोलार्ध मिलेंगे। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल और इसे हम लोग कहते हैं साउथ पोल। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? दक्षिणी ध्रुव। इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो हम आपसे अगर पूछ दें, ध्यान से समझिएगा कि ध्रुवों की स्थिति क्या है, तो ऊपर में जो ये आप देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या है तो दक्षिणी ध्रुव। अब आप कहेंगे कि ग्लोब पर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ग्लोब पर अक्षांशीय रेखाओं की जो संख्या है, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है, तो इधर 90 रेखाएं खींची जाती हैं। यानी कि 90 एक डिग्री पर एक रेखाएं खींची जाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक डिग्री पर एक यहां लिख दे रहे हैं। एक डिग्री पर एक अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। खींची जाती हैं। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 1 डिग्री पे एक अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। तो कितनी कुल पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं होंगी? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी पर 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची जाती हैं और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और ये एक रेखा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे पूछ देगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आप कहेंगे कि 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक भूमध्य रेखा, अर्थात एक भूमध्य रेखा, तो 90 90 180 181। आप कहेंगे नहीं सर,
हम तो पढ़े थे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 थी, 179 अक्षांश रेखाएं थी। तो दोस्त बात समझिएगा, ये जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सारी अक्षांश वृत्त बनाती हैं। अर्थात अक्षांश वृत्त मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए बॉटल है, तो यहां पे जितनी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऐसे ये अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं, तो जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सारा का सारा अक्षांश वृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अक्षांश वृत्त बनाती हैं, ऐसे अक्षांश वृत्त बना देती हैं। लेकिन दो जगह वृत्त नहीं बन पाता है। कहां पे वृत्त नहीं बनता है? तो जो ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दो जगहों पे अक्षांश वृत्त नहीं बन पाता है। तो अगर हम आपसे पूछते कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या, अक्षांश वृत्तों की जो संख्या होगी वो 181 माइनस 2 अर्थात 179 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। तो अमूमन आज जान लीजिएगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और अक्षांश वृत्तों की जो संख्या होगी वो 2 इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो ये पोल है, यहां पे वृत्त नहीं बन पाएगा, जो रेखाएं हैं वृत्त नहीं बना पाएंगी। तो 2 जगह अगर हम कम करते हैं 181 में से, तो 179 हो जाएगा। अर्थात ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या तो 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होती है दोस्त 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। आप ये याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। उम्मीद है दोस्त कि ये आप समझ पा रहे होंगे। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के ही लिखिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की देशांतरीय स्थिति। उम्मीद है दोस्त कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और भारत की अब देशांतरीय स्थिति की, ये तो अक्षांशीय स्थिति थी, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में। और भारत की अक्षांशीय और देशांतर, ये अक्षांश रेखाओं से हम लोग क्या गणना करते हैं दोस्त? तो अक्षांश रेखाओं से जलवायु अर्थात मौसम वगैरह की हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, यानी कि मौसम कैसा रहेगा, किस रेखा पर कैसा मौसम रहेगा, इन तमाम चीजों को हम लोग अक्षांशीय रेखा से अर्थात मौसम संबंधी जानकारी, जलवायु कैसी है, ये सब जानकारी हम लोग अक्षांश रेखा से निर्धारित करते हैं। जबकि समय और तिथि के लिए कौन सी रेखा है? तो इसके लिए हम लोग देशांतर रेखा की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री अर्थात 4 मिनट का फासला होता है। गोरे जो है उसी से हम लोग गणना करने वाले हैं कि गोरे क्या होता है, कटिबंध क्या होता है। अक्षांशीय स्थिति को हम लोग पढ़ लिए। अब हेडिंग डाल दीजिएगा आप, भारत की देशांतरीय स्थिति।
क्या हेडिंग डालेंगे? भारत की देशांतरीय स्थिति। हेडिंग डाल दीजिए दोस्त, भारत की देशांतरीय स्थिति। भारत की देशांतरीय स्थिति बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की देशांतरीय स्थिति। तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ अर्थात जो रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा। तो फिर वही मार्टिन बेहम का 1492 ईस्वी में जो ग्लोब आया था, वही ग्लोब का फिर से हम लोग सहारा लेंगे और इस ग्लोब को हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्त, ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को एक बार फिर बताइएगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा थी? तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर, इसे ही हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। तो जो मैं ये ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत जो रेखा हम खींचे हैं, ये अर्थात उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा। सॉरी, इसको मिटाते हैं और हेडिंग डालिएगा आप 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और इसे ही हम लोग कहते हैं यामोत्तर रेखा, यामयोत्तर रेखा। इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं ग्रीनविच रेखा। इसे ही हम लोग क्या जानते हैं? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये कहां से खींची गई है दोस्त? तो ये इंग्लैंड की एक शहर है, ये लंदन से खींची गई है, लंदन से इंग्लिश चैनल के पास से खींची गई है, इंग्लिश चैनल के पास से खींची गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसी से हम लोग तिथियां निर्धारित करते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, यामयोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा को हम लोग जानते हैं। ग्रीनविच रेखा कहाँ खींची गई है? तो लंदन के इंग्लिश चैनल के पास से खींची गई है। अब देखिए कि दो गोलार्ध में विभक्त हो गया। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभक्त कर दिया। कौन कौन से गोलार्ध? तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका क्या हो गया दोस्त? ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो आप ध्यान रखिएगा, अब दो गोलार्ध में फिर विभक्त हो गई पृथ्वी, क्योंकि देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऊर्ध्वाधर जब मारे हैं तो दो गोलार्ध में विभक्त हो गया। अब बात क्या आती है कि एक एक डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं, एक एक डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं। तो जब एक एक डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि भारत की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हम लोग को बात करना है किसकी? तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। तो पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, तो जब अक्षांशीय स्थिति पढ़ रहे थे तो देखे थे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि देशांतरीय स्थिति में भारत कहाँ है। तो देशांतरीय स्थिति में भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पे है? पूर्वी गोलार्ध में। अगर यहां से हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन यहां खींच दें, 0 डिग्री अगर हम अक्षांश रेखा यहां खींच दें, तो भारत की जो स्थिति है ये यहां पर है। जो भारत की स्थिति है वो यहां पर है। और कितने डिग्री पर यहां पे है? तो 82.1/2 डिग्री। कितने डिग्री पर? 82.1/2 डिग्री पर जो रेखाएं खींची गई हैं, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। और आप जानते हैं दोस्त कि ये 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय रेखा है, या भारत की
मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, यह भारत की मानक समय रेखा है जो प्रयागराज लिखिए, अब नहीं तो जेले हो जाएगा। योगी जी क्या किए हैं, अगर हम इलाहाबाद लिखे तो अभी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ये टीचर हो के तू नहीं खा जानत, इलाहाबाद हम नाम नहीं रह गई, क्या नाम हो गई बा, प्रयागराज। तो बात तो सही बा, प्रयागराज हो गया तो हम भी प्रयागराज लिखेंगे। तो ये प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से, नैनी नामक स्थान से खींची गई है। ये नैनी, ध्यान से समझिएगा, नैनी का पुल है, इलाहाबाद में जाके देखिएगा कितना शानदार है। तो स्थान से खींची गई है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पे है, तो 82.1/2 डिग्री। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध। तो अगर हम बात करी हो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा बा, 0 डिग्री देशांतर रेखा बा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये दोनों के कोने और पड़ा था, तो हई उत्तर दिशा होती है और ये पूर्व दिशा होती है। तो उत्तर पूर्व की कोने पर, कोने पर बा, उत्तर पूर्व की कोण पर ये भारत स्थित है, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में भारत बैठा हुआ है। बात यहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आप ये भी समझ लीजिए अब यहां कि आखिर पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या, पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या ये ध्यान रखिएगा, ये अगर आप चांद देखे होंगे, आप ज्योमेट्री बॉक्स में, औजार बॉक्स में चांद रखत रहा लो ना, तो चांद के देखिए 180 डिग्री पे होला। कितना डिग्री पर, तो हई खरबूजवा के हम आधा काट दी तो कितना हो जाई, 180 डिग्री। तो वही 180 रेखाएं इधर खींची जाती हैं और 180 रेखाएं इधर खींची जाती हैं। तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो 180 प्लस 180 अर्थात 360 होती हैं। तो पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या, तो 180 पूर्वी गोलार्ध और 180 पश्चिमी गोलार्ध, अर्थात 360 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं, 360 रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो 111.3 किलोमीटर होती है। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।